अजीब संयोग हैं आलोक, मैं आज पूरी शिद्दत से यही सोच रही थी कि काश तुम साथ होते। कहाँ चले गए थे? इतने दिनों तक ऑफिस में भी तुम्हारे पिताजी का ही आना जाना था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि उनसे क्या पूछूं और क्या कहूं। एक पल तो ऐसा भी था कि शायद पिताजी तुम्हारी बात सुनकर नाराज हो, तुम्हें इधर आने से इनकार कर दिया होगा। लेकिन फिर सोचा कि सिर्फ कारण एक मालिक के बेटे का ऑफिस आना तो बंद नहीं हो सकता। उनका व्यवहार भी सामान्य नहीं था, मेरे प्रति कुछ विशेष भी जान नहीं पड़ा। मैंने हिम्मत करके एक बार उनसे पूछा भी कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। तब उन्होंने सिर्फ एक टूक जवाब दिया कि वे अभी अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त है, जब समय मिलेगा तब आएंगे। पिताजी का ऐसा रूड जवाब सुनकर मैं कुछ ना कह सकी, लेकिन तुम्हारे कहने के आधार पर मैंने अपने माता पिता से अवश्य बात कर रखी है। शुरू शुरू में तो उन्होंने थोड़ा इनकार किया, फिर कुछ दिन बाद वे मान गए, क्योंकि मैंने एक बार उनके इनकार पर कोई विशेष जवाब ही नहीं दिया। सोचा था पहले तुमसे मिलवा दूंगी, उसके बाद फिर एक बार उनसे सवाल करूंगी, लेकिन तुम्हारा तो कोई नामो निशान ही नहीं था। तब फिर भला मैं किससे मिलवाती। कुछ दिनों बाद फिर उन्होंने एक बार मुझे तुम्हारे बारे में पूछा और कहा कि वह तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन तुमसे मुलाकात ही ना हो पाए, और देखो आज जब तुम आए हो तो पिताजी मिलने की हालत में नहीं है, और वो रोने लगी। आलोक आश्चर्य के साथ उस वंशिका को देखता रहा, जिसे वह वाकई जाने का वादा करके अकेला छोड़कर चला गया था। वह इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वंशिका को गांव में घटी घटनाएं और अपने वैवाहिक जीवन के बारे में बता सके, लेकिन अभी भी उसके लिए जरूरी था वंशिका को शांत करवाना। तभी किसी ने आकर उन्हें सूचना दी कि वंशिका के पिता की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। उन्हें तुरंत किसी दूसरे शहर के बड़े अस्पताल में जाकर शिफ्ट करना पड़ा। एक अकेली लड़की और परिवार के बाकी सदस्य जो कि अब खुद उसी पर निर्भर थे, उन्हें इस समय में अकेला छोड़ता भी संभव नहीं। ड्राइवर को जल्दी गाड़ी निकालने का बोल वंशिका को साथ में ले सीधे अस्पताल पहुंचे। वहां जाकर अत्यंत नाजुक स्थिति देख तुरंत एम्बुलेंस का जुगाड़ देख वह सीधे बिना कुछ सोचे समझे वंशिका के साथ दूसरे शहर जा पहुंचे। वंशिका की मां, जिसने अब तक वंशिका के प्रस्ताव को हमेशा ठुकराया था, आलोक से मिलकर और उसका ऐसा सरल रूप देखकर उनके सारे विचार बदल गए। वह आलोक में ही वंशिका के पति को तलाशने लगी। लगभग 4 दिनों की रात की मेहनत और दौड़ धूप के बाद वंशिका के पिता को होश आया। इस दौरान उन्होंने सुना और अनुभव सब कुछ किया, लेकिन शरीर की असमर्थता के कारण वे अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें होश आया, उन्होंने आलोक और वंशिका को पास बुलाया। दोनों को आशीर्वाद देकर वंशिका के मां की राय ली। वंशिका की मां तो आलोक को पहले ही पसंद कर चुकी थी, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में उन्होंने आलोक के केयरिंग नेचर, वंशिका के प्रति आदर की भावना और परिवार को संभालने की शक्ति सब कुछ वह देख चुकी थी। उन्होंने तुरंत अपनी हामी भर दी। वंशिका के पिता ये बात जान चुके थे कि उनकी यह चंद सांसें बहुत कम समय के लिए मिली है, इसलिए उन्होंने देरी न करते हुए अपनी अंतिम इच्छा आलोक के हाथ में वंशिका का हाथ देकर जताई। अचानक मशीनों की तेज आवाज ने जैसे सारे उपस्थित स्टाफ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सिर्फ वे इतना कह हो सके कि जल्दी तैयार होकर शादी के जोड़े में लाओ, मैं बस यही देखना चाहता हूं, कहते हुए वे फिर बेहोश हो गए। आलोक और वंशिका का दिमाग सुन्न हो चुका था। डॉक्टर ने आकर इतना ही कहा, बस कुछ ही समय शेष है, उनकी कमजोरी बढ़ती जा रही है, शायद किसी इच्छा पर अटके हुए हैं, अगर हो सके तो उनकी अंतिम इच्छा समय से पूरी कर दो। वंशिका और उसकी मां का रो रोकर बुरा हाल था। उनसे भी ज्यादा के कई अंतर्द्वंद की स्थिति आलोक की थी, क्योंकि वह सरला के साथ अन्याय नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसी स्थिति में वह करें तो क्या करें। अंत में आलोक ने यही सोचा कि अभी ज्यादा विचार करने से अच्छा एक पिता की अंतिम इच्छा मान उसका सम्मान रख लिया जाए, ताकि उन्हें मुक्ति मिले। शेष बातें वे अकेले में वक्त मिलते ही वंशिका को बता देगा। यही सोच वह किसी धारा प्रवाह नदी में बहती लकड़ी की तरह समय की मांग और परिस्थितियों के निर्णय में बहता चला गया। अपनी बेटी को शादी के जोड़े में और आलोक जैसे दामाद को पाकर वंशिका के पिता ने अंतिम सांस ली और वह सुखपूर्वक मंद मुस्कान के साथ अपनी देह त्याग गए। अब उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वह अपने परिवार की भागदौड़ एक सभ्य और सुशील दामाद बेटी के हाथ में छोड़कर जा रहे हैं। अब उन्हें कोई चिंता शेष नहीं थी, क्योंकि परिवार के लिए समर्पण भाव बड़े और स्त्री के लिए सम्मान उन्होंने इन चंद दिनों में आलोक की छवि में देखा था। तब उन्हें अपनी मृत्यु का तिल मात्रा भी दुख नहीं था। उन्होंने अपने अंतिम सांसों में अपने शेष दोनों बच्चों के जीवन की भागदौड़ और अपने पत्नी की सेवा का संकल्प आलोक से ले परिवार से अंतिम विदाई ली। कहते हैं कि मरते हुए को दिया हुआ वचन तो संविधान में भी नहीं टाला जा सकता। शास्त्रों में भी अंतिम इच्छा का सम्मान करना किसी धर्म से कम नहीं बताया गया। तब फिर आलोक भला वंशिका से क्या कहता। आलोक कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह तो सिर्फ वर्तमान में एक ही दुनिया में संकल्पित जीवन जी रहा था। चूंकि वंशिका के गांव में अभी उनके परिवार की देखरेख करने के लिए उसे लंबे समय तक रुकना पड़ेगा, ये सोच अपने वहां की ब्रांच को मजबूती देना प्रारंभ किया, और देखते ही देखते मेन हेडक्वार्टर की तरह उस ब्रांच को पूर्ण सशक्तिकरण मिल गई।
दान, धर्म, क्रिया, कर्म जैसे सभी कर्तव्य पूरे रीति रिवाज पूरे होने के पश्चात जब सब कुछ सामान्य समान हो गया था, तब आलोक ने विचार बनाया कि अब वह वंशिका को सब कुछ सच सच बता देगा। लेकिन काफी दिन हुए मेन ब्रांच में वह अभी तक नहीं गया, इसलिए वह वापस मेन ब्रांच लौट आया। अपनी मानसिक स्थिति स्थिर कर वह अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर आलोक ऑफिस में बैठकर सोच ही रहा था कि जो भी हो वह वंशिका को सब कुछ सच सच बता ही देगा। तभी अचानक फोन की घंटी ने उनका ध्यान भटका दिया। फोन के दूसरी ओर एक दिल दहला देने वाली खबर कि अचानक वंशिका की मां की हृदय गति रुक जाने के कारण वह अचानक चल बसी। वंशिका का रो रोकर बुरा हाल था। आलोक उनकी मां की बातें याद करके ड्राइवर को तेज गाड़ी चलाने का कह चल पड़े वंशिका के घर की ओर। निरुत्तर, निशब्द, सुन्न दिमाग के साथ आलोक कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि किसे क्या जवाब दे। अस्पताल पहुंचकर जब वंशिका के भाई बहनों को यू आलोक को प्यार से जकड़ा और वंशिका ने रूंधे गले से दौड़कर अपना सारा दर्द आलोक के कंधे पर आंसुओं के तौर पर निकाल दिया, तब आलोक कुछ भी बोल पाने में समर्थ नहीं बचा। अब उसके पास कोई भी विकल्प शेष नहीं था कि वह वंशिका को अकेला छोड़ दे या ऐसे समय में सच्चाई बताएं। एक बार फिर वह खुद से घिर चुका था और पता ही ना चला कि एक माह पूरे उसने किस तरह उस परिवार को संभालने में बिता दिया। सब कुछ स्थिर होने पर आलोक चाहता था कि वह सब कुछ यथार्थ रूप से प्रकट करें, लेकिन हर बार उसके सामने उन बच्चों की भीगी आंखों और वंशिका का गमनीय चेहरा सामने आ जाता। उसके पिता को दिया हुआ वचन, उसकी मां की आशा भरी आंखों आलोक को रह रहकर नजर आती और वह कुछ ना कह पाता। क्या सोच रहे हो आलोक जी? आखिर आप किस विचार में डूबे हो? क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? आलोक जी, मतलब सामने तुम मेरे ड्राइवर नहीं मेरे मित्र भी हो। हर सफ़र हमने साथ मिलकर काटा है। परिस्थितियों और पद व्यक्ति को थोड़े बड़े स्तर पर अनुभव करवा सकती है, लेकिन इसका आशय ये तो नहीं कि वह मित्रता भूल जाए। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बिना कारण के शब्दों में उलटफेर नहीं करते। क्या बात है, स्पष्ट कहो। आज आलोक जी कहने का कारण जान सकता हूँ। तब सामे ने आलोक की ओर देखते हुए कहा, कारण है बहुत बड़ा। पहला कि जब कोई व्यक्ति अति प्रसन्न उच्च स्तर और समान अधिकारियों के बीच अत्यंत दुखी या चिंतित हो, उसे शांतिपूर्वक समझाना, तब उसे उसके पद और हैसियत के अनुसार ही पुकारना चाहिए। ऐसे समय में कई बार आपकी बातों के विरुद्ध जाने पर सामने वाले का अहंकार जाग सकता है और आपके मान की हानि भी हो सकती है। इसलिए मैंने संभल कर तुम्हें आलोक जी कहकर पुकारा, और क्यों ना कहूँ। यदि मित्र समझते तो साथ रहने के पश्चात भी मुझसे बिना राय लिए वंशिका से यह जानते हुए भी कि यह सरला के प्रति अन्याय है। दूसरी, शादी ना रचाने से पहले मुझसे एक बार जरूर राय ले लेते। क्या मैं उस समय तुम्हारे साथ नहीं था? क्या एक बार भी तुम्हारे मन में यह विचार नहीं आया कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी अपने मित्र से सलाह ले ली जाए, फिर चाहे निर्णय जो होता। लेकिन उस समय तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइवर की हैसियत से चलते रहने पर विवश किया। मुझे इस बात का क्रोध नहीं, क्योंकि वह समय ही ऐसा था, लेकिन इतना बड़ा निर्णय जब एक मित्र की उपस्थिति में लिया जाए, तब मेरे विचार से कम उससे एक बार तो पूछ ही लिया जाना चाहिए। आलोक, क्यों सही कहा ना मैंने? आखिर क्यों तुमने एक बार भी उचित नहीं समझा कि मुझसे राय ले ले कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में क्या किया जाए? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, लेकिन तुमने मुझे उस समय बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तब तुम खुद ही बताओ, मैं तुम्हें क्या कहूँ और किस नाम से पुकारूं? आलोक, मैं चाहता तो उसी पल का आलोक के पिताजी को बता सकता था, लेकिन मैं जानता था कि तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णय उस स्थिति के अनुसार लगभग सही थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन कम से कम एक बार तो सलाह देने का अधिकार मेरा भी बनता है। खैर छोड़ो, अब क्या विचार है? सब कुछ सामान्य हो गया है। अब क्या सोच रहे हो? तुम्हारे चेहरे की गंभीरता, वर्तमान परिस्थितियों और तुम्हारा व्यवहार साफ शब्दों में ये बता रहा है कि आलोक, अब तुम दो हिस्सों में बंट चुके हो, क्योंकि पहला विवाह तुमने परिवार की मान मर्यादा बचाने के लिए किया, और सब कुछ जानते हुए भी दूसरा विवाह आपने उस प्यार की मर्यादा और विश्वास को बचाने के लिए किया जो वास्तव में तुम्हारे लिए शेष बचा ही नहीं था। लेकिन ये भी सच है कि यदि सरला और वंशिका उनके प्यार को, उनके अधिकार को यदि आंकलन करने की बात कहे तो दोनों में एक रत्ती भर की भी असमानता नहीं। उन दोनों का कोई दोष नहीं है। आलोक, दोष है तो तुम्हारा अधूरा मन और मौन। तुम सरला को भी पाना चाहते थे और वंशिका को भी त्याग नहीं पाए। यदि उस दिन दादाजी के सामने सब कुछ साफ साफ कह दिया होता तो बेशक वहां जो होता वह बात अलग है, लेकिन वंशिका के साथ न्याय नहीं होता। जब तुम सरला को अपना ही चुके थे, तब 6 माह के सांसारिक जीवन के पश्चात जब तुम लौट कर आए, तब भी यदि सारी सच्चाई तुमने वंशिका को स्पष्ट तौर से बता दी होती, तब भी शायद सरला के साथ अन्याय नहीं होता। आलोक, यदि सारी सच्चाई तुमने वंशिका को स्पष्ट तौर से बता दी होती, तब भी शायद सरला के साथ अन्याय नहीं होता। रही बात वंशिका को अकेले छोड़ने की, तो मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम एक अच्छे मित्र और अच्छे ऑफिसर होने के बहाने भी उसकी मदद कर सकते थे। अब यदि कहो कि उनके पिता की स्थिति ऐसी थी तो मैंने मान लिया, लेकिन यदि वंशिका ये बात जान लेती तो तब शायद पिता की मर्जी के लिए वह दिखावा जरूर करती।
तुम्हें इस तरह समाज के सामने अपने पति के रूप में उसके पिता के क्रियाक्रम का अधिकार कभी नहीं देती और ना ही उस पूरे समाज के सामने तुम्हें उस रूप में प्रस्तुत करती। अब तो ना उसके लिए पीछे हटना संभव है और ना तुम्हारे लिए संभव है। आलोक, संभव ही क्या, उचित भी नहीं है कि तुम अब उस सच्चाई को प्रकट करो। मेरे विचार से अब तो सिर्फ यही हो सकता है जो दोहरी स्थिति में बंटा हुआ इंसान दोहरी जिंदगी जिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि ना सरला अभी यह सुन पाएगी और ना ही इस स्थिति में वह भी है। ना ही वंशिका को अब वो समाज से जो भी सम्मान दिया जा रहा है तुम्हारे बिना प्राप्त हो सकेगा। यहाँ तक कि यदि अब तुमने ये सच वंशिका के सामने रखा तो न जाने क्या होगा, उसका सारा परिवार और वह खुद बिखर कर रह जाएगी और इसके जिम्मेदार तुम होंगे। सिर्फ तुम आलोक। अब तुम्हें अपने लिए नहीं, उन बच्चों के लिए वंशिका के साथ दोहरी जिंदगी जीना होगा, जिन्होंने अपने पिता की मौत के बाद उनकी अनुपस्थिति का अनुभव सिर्फ स्पष्ट तौर पर नहीं किया, क्योंकि तब तुम उनके साथ पिता की तरह बनकर खड़े थे। अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि अब दोबारा तुम उनसे उनके अभिभावक को छीनने का प्रयत्न कर सको। तुम ही बताओ आलोक कि तुमने अनजाने में ही अपने आप को किन परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर दिया, जहां से लौट पाना अब तुम्हारे बस में नहीं। सामे, यह बात तो तुम भी अच्छे से जानते हो कि उस दिन परिस्थिति क्या थी और किस परिस्थिति में मुझे सरला से विवाह करना पड़ा था। कहते हुए आलोक सामे की ओर देखने लगा। लेकिन आलोक, लौटकर जाने का प्रयत्न मतलब अनेकों जिंदगी से खिलवाड़। तुम ही बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या सोच रखा है तुमने, क्या करोगे अब? मुझसे पूछना तो उचित नहीं समझा। कम से कम जवाब ही बता दो, मैं भी तो जानूं क्या सोचा है तुमने। क्या जवाब दोगे घर जाकर तुम? बताओ। कहते हुए सामे आलोक की ओर देखने लगा। आलोक कुछ भी बोल पाने में असमर्थ था। वाकई उसने सामे की उपस्थिति में ही सारे निर्णय ले और उससे कुछ पूछा भी नहीं। आखिर क्यों, क्या हुआ? सच में इतना व्यस्त था या फिर उसने उचित ही नहीं समझा? फिर यदि वह नहीं समझ पाया तब फिर उसे क्या अधिकार है कि वह अपनी मित्रता का दावा करे? ऐसी स्थिति में तब जबकि उसके द्वारा कही बात बिल्कुल यथार्थ है, उसे टाला जा सकना बिल्कुल भी संभव नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति में अब वो कोई भी निर्णय अकेले ले पाने में बिल्कुल सक्षम नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं तो वह वाकई गुनहगार है इस परिस्थिति को उत्पन्न करने के लिए। सच ही तो है, यदि वह सरला या वंशिका दोनों में से किसी एक को भी वास्तविकता से अवगत करा देता तो शायद ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन ये भी तो सच है कि जिन परिस्थितियों को हमने निर्मित ही नहीं किया उसके लिए वह अकेला ही क्यों अपने आप को दोषी माने। वह तो सिर्फ एक शादी में गया था और परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसे सरला से विवाह करना पड़ा। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।